जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th की प्रश्नावली 2.5 को सवाल नंबर 10 से लेकर के सवाल नंबर 16 तक हल करेंगे। दोस्तों, इससे पहले हमने इसी प्रश्नावली पर पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो बना रखा है। दोस्तों, उसको आप ज़रूर देखिएगा क्योंकि उसमें आपको बहुत सारी बेसिक बातें पता चलेगी। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग आज हल करने वाले हैं सवाल नंबर 10 से लेकर के सवाल नंबर 16 तक। दोस्तों, उस वीडियो को आप प्ले लिस्ट में जा कर के वहाँ पे आप देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, चलिए आज की इस सवाल को लगाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर सवाल नंबर 10वां है। बोला है निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए। दोस्तों, इन सभी सवालों को मैंने अपने पेज पर लिख लिया है और मैं यहाँ से आपको बहुत ही आसान भाषा में समझाऊंगा ताकि आपको कोई दिक्कत न रहे, यानी कि कोई कन्फ्यूजन न हो और आप आसानी से हल करना सीख जाएं। दोस्तों, इस पेज में सभी के सभी सवालों को लिखा है। यहाँ से क्या होता है कि किताबों को इधर उधर करने में थोड़ी डिस्टर्ब होती है, तो मैं सोचता हूँ कि आपको कोई डिस्टर्ब ना हो और आसानी से आप सीखें। दोस्तों, यहाँ पहला सवाल है 27YQ प्लस 125ZQ। दोस्तों, इस सवाल को हल करने से पहले मैं आपको दो ठो फार्मूला बताना चाहूँगा। पहला फार्मूला होता है AQ प्लस BQ। दोस्तों, इसका फार्मूला होता है एक क्वेश्चन में A प्लस B और दूसरे वाले क्वेश्चन में A² माइनस AB प्लस B²। और दोस्तों, इसी प्रकार से दूसरा फार्मूला होता है AQ माइनस BQ। इसका फार्मूला होता है A माइनस B और दूसरे क्वेश्चन में A² प्लस AB प्लस B²। दोस्तों, इसमें बहुत लोग गलत ये करते हैं कि यहाँ पे प्लस वाला में इस वाले कोष्टक में यहाँ पे माइनस होता है और माइनस वाला में यहाँ पे प्लस होता है। तो इस बात का आप ख्याल रखिएगा, नहीं तो सवाल गलत हो जाएगा। अब दोस्तों, यहाँ पे जो सवाल है, इन दोनों सवालों में मैं केवल एक ठो हल करता हूँ, बाकी आप खुद से हल करना सीख जाएंगे क्योंकि मैं इतना बढ़िया समझा दूँगा कि आपको कोई दिक्कत होगा ही नहीं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से है। अब दोस्तों, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि ये वाला AQ प्लस BQ के रूप में दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, हम लोग इसको बना लेंगे, यानी कि 27 को आप लिख सकते हैं 3y के होल क्यू। अगर आप इसको खोलेंगे तो कुछ इस प्रकार से निकल जाएगा। और दोस्तों, 125Z को लिख सकते हैं आप 5Z का क्यू। अगर आप इसको खोलेंगे तो आपको इतना मिल जाएगा और कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि इसको हमने कुछ इस प्रकार से बना लिया। अब दोस्तों, हमने इसलिए बना लिया क्योंकि अब हम लोग इसको AQ प्लस BQ वाले फार्मूले पर खोलेंगे। दोस्तों, फार्मूला होता है, यानी कि A का मान दोस्तों 3y और प्लस B का मान है 5Z हमने रख लिया। और दूसरा कोष्टक में क्या करेंगे, A², यानी कि A का मान है 3y। अब दोस्तों, अगर आप 3y को स्क्वायर करेंगे, यानी कि मैं यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ, यानी कि A² है तो A का मान रखेंगे 3y, स्क्वायर है तो आप स्क्वायर करेंगे माइनस AB, यानी कि A का मान 3y और B का मान दोस्तों 5Z और यहाँ पे प्लस में B², यानी कि B का मान है 5Z। तो आप इस प्रकार से लिख लेंगे। दोस्तों, अगर आप सीख जाएंगे तो आपको इतना लिखना नहीं पड़ेगा, आप एक लाइन में ही कर लेंगे। दोस्तों, ये वाला अपने स्थान पे, और दोस्तों इसको जब खोलेंगे ना तो 3 3 9y² हो जाएगा और यहाँ पे 3 5 15yz, 3 5 15yz। और दोस्तों, जब इसको खोलेंगे तो हो जाएगा 5 5 25, यानी कि स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 2 बार गुणा। जब 5Z गुणा करेगा 5Z में तो कितना हो जाएगा 5 5 25Z²। इस प्रकार से ये आपका आंसर हो गया। अब दोस्तों, इसको आप AQ माइनस BQ वाले फार्मूले पर खोलेंगे। इसको आप लिख सकते हैं 4m का होल क्यू और इसको लिख सकते हैं 7n का होल क्यू, यानी कि अब इसको आप AQ माइनस BQ वाले फार्मूले पर खोल देंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सवाल बहुत ही आसान तरीक़ों से आ गई है। अब दोस्तों, हल करने वाले हैं सवाल नंबर 11वां। दोस्तों, सवाल नंबर 11 मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। यहाँ पर दोस्तों सवाल है, बोला गुणनखंड कीजिए 27XQ
प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस में 9xyz। दोस्तों एक ठो फार्मूला होता है जो कि आपको इसी अभ्यास के पिछला पेज मिल जाएगा। दोस्तों सूत्र होता है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू और यहाँ पे -3xyz बराबर, यानी कि दोस्तों इसके बराबर फार्मूला होता है एक कोष्टक में x प्लस वाई प्लस जेड और दूसरा कोष्टक में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। दोस्तों यहाँ पे ये फार्मूला आपको आपकी अभ्यास की पिछली पेज में मिल जाएगा। दोस्तों यानी कि ये फार्मूला है और इसका जो सूत्र होता है इतना होता है। दोस्तों यहाँ पर जो सवाल है ये सवाल कुछ इसी तरह का दिखाई दे रहा है ना, यानी कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3xyz। तो हम लोग क्या करते हैं ना कि इस सवाल को यानी कि इस सवाल को इसी वाले फार्मूला बैठाएंगे और इस वाले सूत्र से खोल देंगे। यानी कि यहाँ पर एक्स क्यू है तो यहाँ पर क्या करते हैं कि 27x³ को आप लिख सकते हैं 3x का होल क्यू प्लस इसको लिख सकते हैं y का होल क्यू और इसको लिख सकते हैं z का होल क्यू। और दोस्तों क्या होता है -3ab, तो -3 अपने स्थान पे a का मान हो गया 3x, b का मान हो गया y और c का मान हो गया z। तो ये वाला पूरा क्या बन चुका है a³ प्लस b³ प्लस c³ यानी कि वही वाला a³ b³ c³ या x³ y³ z³ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से ये वाला क्या बन गया दोस्तों x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz वाला फार्मूले की तरह बन गया है। अब दोस्तों इसको आप इस वाले फार्मूले को खोलेंगे तो आपका सिंपली आंसर हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर फार्मूला होता है x प्लस वाई प्लस जेड, यानी कि x के स्थान पे कितना दोस्तों 3x है और y के स्थान पे y है, z के स्थान पे z है। और दोस्तों दूसरा कोष्टक में होता है एक्स स्क्वायर, यानी कि x के स्थान पे दोस्तों है 3x। अगर आप 3x का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 9x² हो जाएगा। और दोस्तों प्लस वाई स्क्वायर और y का मान y है, y की स्क्वायर करेंगे तो y² ही होगा और यहाँ पे जेड स्क्वायर। और दोस्तों होता है माइनस में xy, यानी कि माइनस x का मान दोस्तों कितना है 3x और y का मान y है, तो कुल मिलाकर हो जाएगा 3xy। और दोस्तों माइनस में yz, यानी कि y का मान y है और z का मान भी z है, तो कुल मिलाकर yz ही रहेगा। और दोस्तों माइनस zx, यानी कि z का मान तो z है लेकिन x का मान 3x है, तो कुल मिलाकर हो जाएगा 3zx। ये वाला आपका हो जाएगा आंसर। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सवाल बहुत ही आसान तरीके से आई है, क्योंकि सवाल में कुछ भी नहीं था, ये सवाल था, इसको हमने इस फार्मूले पर सेट किया और सेट करने के बाद इसका जो सूत्र होता है इतना होता है, तो इस पर हमने खोल दिया, आपका सिंपली आंसर हो गया। अब दोस्तों हल करने वाले हैं सवाल नंबर 12 को। दोस्तों सवाल नंबर 12 को देखना आपको बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे आप 1 सेकेंड के लिए भी स्किप मत कीजिएगा। अगर आपने स्किप कर दिया तो हो सकता है कि आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये जो सवाल है बहुत ही लॉजिकली है और बहुत ही ध्यान से करना पड़ता है। अगर आप नहीं करेंगे तो आपका सवाल गलत हो जाएगा, यानी कि आंसर नहीं आएगा। दोस्तों सवाल में बोला है सत्यापित कीजिए, यानी कि यहाँ पर दिया हुआ है x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz। दोस्तों सत्यापित करने वाला सवाल हमने यहाँ पे 9वां सवाल किया था, यानी कि हमने बताया था आपको। दोस्तों बोला सत्यापित कीजिए। सत्यापित करने का मतलब ये होता है कि आप इसको बोलते हैं LHS, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि बराबर के इस साइड है, किधर है बाएं तरफ है, तो इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि बायां पक्ष। और इसको बोलते हैं दोस्तों RHS, यानी कि राइट हैंड साइड, दायां पक्ष। अब दोस्तों करते क्या है ना कि हम लोग RHS को ले करके और इसको हल करके LHS ला करके दिखा देंगे तो हम लोग का सत्यापित हो जाएगा। दोस्तों सबसे पहले मैं सवाल को लिख लेता हूँ। अब क्या करेंगे ना कि इस सवाल को लगाने से पहले मैं आपको एक ठो फार्मूला बता रहा हूँ। आपको पता होगा a माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, a² माइनस 2ab प्लस b²।
ये फार्मूला होता है a माइनस बी के होल स्क्वायर का। अब दोस्तों क्या करेंगे ना कि ये वाला अपने स्थान पे और ये वाला भी अपने स्थान पे, लेकिन दोस्तों अब क्या करेंगे कि यहाँ पर जो कोष्टक में है x माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो इसको आपको a माइनस बी के होल स्क्वायर वाले फार्मूला खोलना पड़ेगा। यानी कि फार्मूला होता है a स्क्वायर, अब a का स्थान पे x है तो x स्क्वायर प्लस माइनस 2ab, यानी कि 2a का मान x, b का मान y है, और दोस्तों प्लस b स्क्वायर, यानी कि b के स्थान पर y है तो y के स्क्वायर करेंगे। इसी प्रकार से इसको खोलेंगे तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर, यानी कि a का स्थान पर y है तो y स्क्वायर, प्लस माइनस में 2ab यानी कि 2yz, और प्लस में b स्क्वायर यानी कि z स्क्वायर। इसी प्रकार से आप इसको खोलेंगे तो हो जाएगा z स्क्वायर, और दोस्तों माइनस में 2zx, और दोस्तों प्लस में x स्क्वायर। आप जैसे खोलेंगे आपका इतना हो जाएगा। अब दोस्तों अब क्या करेंगे यहाँ पर कि ये वाला अब भी अपने स्थान पे x प्लस वाई प्लस जेड, और दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर भी x स्क्वायर है प्लस में, और यहाँ पर भी आपका x स्क्वायर प्लस में है, तो कुल मिलाकर 2 हो गया x स्क्वायर, तो इसको आप लिख सकते हैं 2x स्क्वायर। अब दोस्तों यहाँ पर y स्क्वायर प्लस में और यहाँ पर y स्क्वायर प्लस में, तो कुल मिलाकर हो जाएगा प्लस 2y स्क्वायर। अब दोस्तों यहाँ पर z स्क्वायर यानी कुल मिलाकर कितना हो जाएगा 2z स्क्वायर। अब दोस्तों एक हो गया माइनस में 2xy और एक ठो माइनस में 2yz, और दोस्तों एक ठो माइनस में 2zx। अब दोस्तों इतना हो गया। अब क्या करेंगे कि 1/2 अपने स्थान पे, और दोस्तों यहाँ पर आपको सब में 2 दिखाई दे रहा है, यानी कि यहाँ पर यानी कि सब में 2 है, तो इस 2 को आप बाहर निकाल सकते हैं, यानी कॉमन ले सकते हैं। तो ये वाला 2 यहाँ निकाल लिया हमने, और ये वाला अपने स्थान पे। दोस्तों गुणा में है तो इसको कहीं लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और दोस्तों यहाँ बचेगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस xy माइनस yz और माइनस zx। अब दोस्तों आप जैसे ही लिखेंगे इतना, तो यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा और कितना बचेगा x प्लस वाई प्लस जेड, और दूसरे क्वेश्चन में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस में xy माइनस में yz और माइनस में zx। और दोस्तों आपको पता है कि ये वाला फार्मूला किसका होता है x³ प्लस y³ और प्लस z³ माइनस 3xyz का फार्मूला होता है। तो इस प्रकार से हमने ये वाला इसका फार्मूला होता है हमने लिख दिया। अब दोस्तों ये अगर लिख दिया तो ये क्या हो गया LHS हो गया, यानी कि हमने RHS को हल करके और LHS ला करके दिखा दिया, तो कुल मिला के ये वाला सत्यापित हो गया। सो फ्रेंड्स उम्मीद है कि आपको ये सवाल भी बहुत ही आसानी से आ गई होगी। दोस्तों अगर थोड़ी बहुत दिक्कत हो तो इसको आप थोड़ा सा बैक करके फिर से देख लीजिए, आपको क्लियर आ जाएगा। सो फ्रेंड्स अब करते हैं अगला सवाल। यहाँ पर 13वां सवाल है, जो कि बोला है कि यदि x प्लस वाई प्लस जेड हो तो दिखाइए कि, यानी कि x³ प्लस y³ और प्लस में z³ बराबर 3xyz। दोस्तों ये सवाल केवल और केवल 20 सेकेंड में आप हल कर लेंगे। मैं आपको हल करके खुद दिखाता हूँ, अगर 20 सेकेंड से अधिक लग जाएंगे तो बताइएगा आप। दोस्तों यहाँ दिया है कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 है, और हम लोग को सीधे करना है इतना। अब दोस्तों इतना सीधे करना है तो आपका दिमाग काम कर रहा होगा कि ये वाला कब आएगा, जब आप इस वाले फार्मूले का यूज करेंगे। यानी कि एक फार्मूला होता है x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz का, कि x प्लस वाई प्लस जेड, और दूसरे वाला क्वेश्चन होता है x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस में xy माइनस में yz माइनस में zx। कुछ इस प्रकार से होता है, अभी हमने आपको बताया है। अब दोस्तों हमने ऐसा इसलिए लिखा है क्योंकि हम लोग को सीधे ये करना है। अब कहीं ना कहीं से आप दिमाग लगाओगे ना कि ये वाला कैसे आएगा, तो हमने इस फार्मूले का यूज किया। अब दोस्तों यहाँ पर एक बात आपको और पता है कि x प्लस वाई प्लस जेड का जो मान है कितना दोस्तों, यहाँ पे 0 है। तो क्या करेंगे कि x प्लस वाई प्लस जेड के स्थान पे 0 रखेंगे, और दोस्तों गुणा में कितना है, गुणा में ये सारा सब कुछ है, जितना होगा आप लिख लीजिएगा। अब दोस्तों आपको एक बात तो और पता होगा कि अगर 0 दुनिया के किसी भी संख्या से गुणा करता है तो गुणा करने के बाद सब 0 हो जाते हैं, ये आपको पता होगा।
तो कुल मिला के बात ये हो गया कि इधर भी सब जीरो हो गया होगा, क्योंकि ये वाला गुणा में होता है। जब जीरो गुणा करेगा इन सबों से तो क्या हो जाएगा, कुल मिला के सब जीरो हो जाएगा। अब दोस्तों अगर इधर सब जीरो हो गया तो क्या होगा कि x³ प्लस y³ प्लस z³, इधर है माइनस में 3xyz, अगर आप इसको लाएंगे बराबर के इस साइड तो हो जाएगा प्लस में, यानी कि 3xyz। ये आपका हो गया सिद्ध, यानी कि सिद्ध करने के लिए बोला था, हमने दिखा दिया। सो फ्रेंड्स इस प्रकार से आप कर सकते हैं। आपको फार्मूला लिखना है और यहाँ पे रखना है जीरो, अगर जीरो गुणा करेगा इन सब से जीरो हो जाएगा, इसको लाना है इधर, आपका हो गया सिद्ध हो गया, यानी कि आपने दिखा दिया। सो फ्रेंड्स इसमें बोला है कि वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों देखने में आपको लगता होगा कि ये सवाल भी कठिन होगा, लेकिन ये सवाल भी केवल 20 सेकेंड का है। मैं आपको सिखाता हूँ। दोस्तों यहाँ बोला कि घनों का परिकलन किए बिना, यानी कि दोस्तों आपको पता होगा कि अगर किसी भी संख्या के घात में 3 होता है तो क्या करते हैं, उस संख्या गुणा 3 बार करते हैं। लेकिन यहाँ बोल दिया है कि आपको घनों का परिकलन नहीं करना है, तो बिना किए आप कैसे करेंगे। सो फ्रेंड्स इसके लिए अभी आपने सिद्ध किया है, क्या सिद्ध किया है कि x³ प्लस y³ प्लस z³ का जो मान होता है 3xyz के बराबर होता है। अब दोस्तों बराबर कब होता है, जब x प्लस y प्लस z का मान 0 होता है। तो यहाँ पर भी अगर x प्लस y प्लस z का मान आप निकालेंगे तो यहाँ पर 0 हो जा रहा है, क्योंकि x का स्थान पे -12, y के स्थान पे 7, z का स्थान पे कौन है दोस्तों 5। अब यहाँ पे -12, ये दोनों प्लस हैं तो 7 5 12, कुल मिलाकर 0 हो गया ना। तो इस प्रकार से यहाँ पे x प्लस y प्लस z का मान 0 हो गया। तो आप नीचे लिखिएगा कि माना x प्लस y प्लस z बराबर 0। इस इतना लिखने के बाद आप इस फार्मूले को लिख लेंगे। अब दोस्तों अब क्या करेंगे कि यहाँ पर ये समझिएगा आप कि जो यहाँ पर संख्या है ये वाला x का मान है, जो यहाँ पर है ये वाला y का मान है, और जो यहाँ पर है ये वाला z का मान है। अब दोस्तों अगर इन सब का मान आपको पता हो गया तो क्या करना है, आप कुल मिला के इस वाले सूत्र पर रख देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। यानी क्या हो गया, x³ प्लस y³ प्लस z³। अगर इस प्रकार से रहेगा तो इसका सूत्र क्या होता है 3xyz, यानी 3 अपने स्थान पे, x का मान -12 और y का मान प्लस में 7 और z का मान प्लस में 5। दोस्तों यहाँ पे आप गुणा करा देंगे, आपका सिंपली आंसर हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पे 12 3 36 माइनस में और गुणा 7 5 35, यानी कि आप 36 और 35 से गुणा कर दीजिएगा, आपका सिंपली आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपने देखा कि हमने यहाँ पे किसी भी घनों का परिकलन नहीं किया है। दोस्तों यहाँ पर क्यू है, तो इस प्रकार से हम लोग का आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये सवाल भी एकदम आसान तरीक़ों से आ गई है। अगर आई हो और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक न किया हो तो लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। दोस्तों यहाँ पर सवाल नंबर 15 है, जो कि ये वाला भी एकदम सिंपल है। दोस्तों बोला है कि नीचे दिए गए आयतों जिनमें उनके क्षेत्रफल दिए गए हैं में से प्रत्येक की लंबाई और चौड़ाई संभव व्यंजक दीजिए। यानी कि यहाँ पे क्षेत्रफल दिया हुआ है और दोस्तों पूछा है कि इसके लंबाई और जो चौड़ाई संभव हो सकते हैं, आप बताइए। दोस्तों यहाँ पर ये वाला एक गुणनखंड है, क्या है, गुणनखंड है, जो कि आपको दिखाई दे रहा होगा। अब दोस्तों मेन बात तो ये है कि आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता क्या है। आपको पता होगा कि आयत के क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। मैं आपको बताता हूँ, आयत के क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। अब दोस्तों अगर आप इसका गुणनखंड करेंगे तो आपका 2 ठो आंसर आएगा। यानी कि ये वाला द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण में 2 ठो आता है ना, एक ठो कोष्टक में और एक ठो और कोष्टक में। तो इस प्रकार से जो 2 ठो आता है आपका आंसर, तो एक ठो लंबाई हो जाएगा और एक ठो चौड़ाई हो जाएगा। इस प्रकार से आप इसका गुणनखंड कीजिएगा। गुणनखंड करने के बाद क्या होगा कि अगर 2 ठो आंसर आएगा तो एक ठो लंबाई और एक ठो चौड़ाई हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों इसको भी आप गुणनखंड कर लेंगे, 2 ठो आंसर आएगा, दोनों में से एक ठो लंबाई और एक ठो
चौड़ाई हो जाएगा। इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसी प्रकार से यहाँ पे सवाल नंबर 16 है, जो कि ये वाला भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। मैं इस सवाल को मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ बोला है कि घनाभों जिनके आयतन नीचे दिए गए हैं, विमाओं के लिए संभव व्यंजक क्या है। यानी दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि घनाभ का आयतन का सूत्र क्या होता है। तो घनाभ के आयतन का सूत्र होता है, घनाभ के आयतन का सूत्र होता है दोस्तों लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यानी कि लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अब दोस्तों यहाँ पर ये वाला आयतन है और पूछा है कि संभव बीमा ज्ञात कीजिए, यानी कि बीमा का मतलब कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई पूछा है। अब दोस्तों अगर लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 3 ठो है तो कहने का मतलब इसका आंसर भी 3 ठो होना चाहिए। अब दोस्तों इसका आंसर 3 ठो लाने के लिए क्या करेंगे ना कि आप इसको हल करेंगे, यानी दोस्तों इसको आप कर सकते हैं कि यहाँ पर आप 3x का कॉमन ले सकते हैं। क्या कर सकते हैं, 3x का कॉमन ले सकते हैं। तो क्या होगा, यहाँ पर बचेगा केवल x और यहाँ बचेगा दोस्तों कितना 4। अब दोस्तों यहाँ पर बच गया 3x और यहाँ हो गया x - 4। लेकिन दोस्तों आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर तो केवल 2 ही ठो खंड हुआ, यानी कि एक ठो 3x और एक ठो x - 4। अब क्या कर सकते हैं ना कि आप 3 को अलग कर सकते हैं, x को अलग और इसको अलग कर सकते हैं, यानी कि इस प्रकार से ये लंबाई ये वाला चौड़ाई ये वाला ऊंचाई मिल गया। तो इस प्रकार से आप कर देंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसी प्रकार से इसको भी कर लेंगे। इसमें क्या होगा कि आपको दिखाई दे रहा है कि इसमें और इसमें यहाँ पे 2y का कॉमन है, सॉरी k का, क्योंकि आपको दिखाई दे रहा है k सब में है और सब में 2 का कॉमन भी आ जा रहा है। तो आप 2k का कॉमन निकालेंगे दोस्तों। यहाँ हो जाएगा 2 छक्का 12 y² और यहाँ पे 2 3 6y और यहाँ पे 2 5 10, सॉरी 2 धाम 20 और k तो निकल गया बाहर। अब दोस्तों ये वाला 2k हो गया और ये वाला एक द्विघात समीकरण बन गया। अगर आप इसको गुणनखंड करेंगे तो इसका आंसर 2 ठो आएगा, 2 ठो ये वाला और एक ठो ये वाला, एक ठो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हो जाएगा। इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सवाल बहुत ही आसान भाषा में और आसान तरीके से आ गई है दोस्तों। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो, लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको ऐसी वीडियो आगे भी मिलती रहे। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।